Good morning everyone. Today's topic is क्विनोलॉन्स. पहले नाम सुना है कभी क्विनोलॉन्स में कोई ड्रग जो आपको पता हो? खाई होगी तुम सब लोगों ने. जिस भी ड्रग के लास्ट में फ्लॉक्सेसिन आता है उनको अपन क्या बोलते हैं? फ्लोरोक्विनोलॉन्स. सुना है ऐसा कोई ड्रग? विच वन? ऑफ्लॉक्सेसिन. वेरी गुड. और या कम इन. सिप्रोफ्लॉक्सेसिन. वेरी गुड. और आपको कभी डायरिया हुआ है तो, इन्फेक्टिव डायरिया हुआ है तो कोई सी खाई है? नॉरफ्लॉक्सेसिन. वेरी गुड. और कौन सी ड्रग सुनी है? आंख में डाली है कोई सी? कभी हुआ होगा ना. कभी आपको आई इन्फेक्शन हुआ है तो कोई सी ड्रग डाली है इनमें से? कभी नहीं हुआ किसी को? ओके, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग विथ क्विनोलॉन्स. ठीक है, पहले क्या थे? फ्लोरोक्विनोलॉन्स से पहले क्या आए थे? क्विनोलॉन्स. द फर्स्ट ड्रग वाज नेलिडिक्सिक एसिड. विच वन? नेलिडिक्सिक एसिड. ठीक है, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962. इन विच ईयर? 1962. और किसने की थी इसकी खोज? किसने की थी? साइंटिस्ट जॉर्ज लीशर. और किसके लिए की थी? फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ठीक है, तो क्विनोलॉन से पहले क्या आता है? फ्लोरोक्विनोलॉन से पहले क्या आता है? क्विनोलॉन्स. ठीक है, तो पहला क्विनोलॉन कौन सा था? नेलिडिक्सिक एसिड. कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1962 में. किसने किया था? जॉर्ज लीसर ने किया था. ठीक है, और किसके यूज के लिए किया था? फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ठीक है, बट इसके साथ में प्रॉब्लम क्या थी? इट कांट बी यूज फॉर सिस्टमिक यूज. क्यों नहीं किया जा सकता? सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए इसको यूज क्यों नहीं किया जा सकता? क्या कमियां हो सकती हैं इसमें? पहली चीज, इसका स्पेक्ट्रम क्या था? कम था. तो ये कौन सी ड्रग हुई? नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग. ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी? पहली चीज क्या हुआ? नैरो स्पेक्ट्रम. दूसरी चीज क्या हो सकती है? ये टिश्यू को पेनिट्रेट क्या करती थी? कम करती थी. ठीक है, अगर कोई ड्रग किसी टिश्यू को पेनिट्रेट कम करेगी देन व्हाट विल हैपन? कोई भी ड्रग अगर किसी टिश्यू को पेनिट्रेट कम करेगी तो क्या होगा? किसी भी ड्रग की एफिकेसी के लिए अपने को पेनिट्रेशन ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए. ये कम कर रही है तो क्या होगा? जो क्या चाहिए अपने को, जो डिजायरेबल थेरेपेटिक इफेक्ट है वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. ठीक है, दूसरी चीज ये क्या कर रही थी? इसका टिश्यू पेनिट्रेशन कम था. तीसरी चीज क्या थी? इसकी जो थेरेपेटिक कंसंट्रेशन थी वो भी क्या थी? कम थी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय थेरेपेटिक कंसंट्रेशन? क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब हुआ इसका? थेरेपेटिक कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? अरे यार, जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा ना. एंटी माइक्रोबियल्स इतने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, तो बताओ क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी ड्रग की वो कंसंट्रेशन. ठीक है, किसी भी ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो अपने को डिजायरेबल है. किसके लिए? किसके लिए? जो अपने को थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए उसके लिए जो डिजायरेबल कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन. ठीक है, तो तीसरी चीज क्या हुई? इसके साथ में क्या प्रॉब्लम थी? इसकी थेरेपेटिक कंसंट्रेशन कम थी. चौथी चीज इसके साथ में क्या प्रॉब्लम थी? रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? किसी भी ड्रग में अगर कोई कमी है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी डेवलप होगा. तो चौथी प्रॉब्लम क्या थी? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, और पांचवी प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ में? फ्रिक्वेंट सीएनएस साइड इफेक्ट्स. ठीक है, तो क्विनोलॉन्स में पहली ड्रग कौन सी थी? याद रहना है, रटना नहीं है. पहली चीज कौन सी थी? नेलिडिक्सिक एसिड. कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी? 1962 में. किसने की थी? जॉर्ज लीसर ने की थी. बट इसके साथ में क्या प्रॉब्लम थी? इसको अपन सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते थे. क्यों नहीं कर सकते थे? इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी? पहली चीज, इसका स्पेक्ट्रम क्या है? कम है. दूसरी चीज क्या है? टिश्यू पेनिट्रेशन क्या था? कम था. तीसरी चीज क्या थी? थेरेपेटिक कंसंट्रेशन क्या थी? कम थी. चौथी चीज क्या प्रॉब्लम थी इसके साथ में? रैपिड एमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस. और पांचवी चीज कौन सी? फ्रिक्वेंट सीएनएस साइड इफेक्ट्स. ठीक है,
अब अगर इसकी स्पेक्ट्रम की बात करें तो किसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव थी, तो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव थी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। और इसका नेचर क्या था, इट्स नेचर वाज बैक्टीरियोसीडल, ठीक है। क्या था, बैक्टीरियोसीडल। एंड बैक्टीरियोस्टेटिक का क्या मतलब होता है, सीडल मतलब बैक्टीरिया को क्या करेगी, ये किल करेगी, और स्टेटिक का क्या मतलब हुआ, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब चीजें, यहां तक क्लियर है। अगर फ्लोरोक्विनोलोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर क्वेश्चन आता है क्विनोलॉन्स के बारे में पूछा जाता है तो क्विनोलॉन्स के लिए यहां तक क्लियर है। अब अपन ने क्या सोचा है कि इस नेलेडिक्सिक एसिड में क्या है, प्रॉब्लम है, यूटीआई के लिए इफेक्टिव तो है लेकिन बाकी सिस्टमिक यूजेस के लिए अपन इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए अपन ने क्या डेवलप किए, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ठीक है। तो क्विनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स आपको नाम सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। तो फ्लोरो का क्या मतलब हुआ, फ्लोरो किससे संबंधित, किस नाम से संबंधित आपको लग रहा है, फ्लोरीन, ठीक है। किस नाम से, फ्लोरीन, ठीक है। आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, क्विनोलॉन्स की। अब इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने क्या ऐड कर दिया, फ्लोरीन एंड पिप्रेजिन ग्रुप ऐड कर दिया। क्या क्या ऐड किया, फ्लोरीन एंड पिप्रेजिन ग्रुप ऐड कर दिया। और किस नंबर पे, नंबर 6 और 7 पे इन्होंने फ्लोरीन और पिप्रेजिन ग्रुप ऐड कर दिया। और अब इनको अपन क्या कहते हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ठीक है। अब अपन ने एक नया ग्रुप ड्रग का क्या कर लिया, डेवलपमेंट अपन ने कर लिया, ठीक है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पहली चीज, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम थी, उसका स्पेक्ट्रम क्या था, कम था। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स का क्या होगा, फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम नहीं है बट कौन सी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दूसरी चीज, इनका टिश्यू पेनेट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकता है, जो अपन ने जो लिमिटेशंस जो डिस्कस की थी किसकी, क्विनोलॉन्स की, उनको ही अपन ने ओवरकम किया है। तो तीसरी चीज क्या होगी, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन इनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर किसी भी ड्रग की थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब जो डोज अपने को ड्रग की देनी है वो क्या होगी, कम होगी। तीन चीज, चौथी चीज क्या हुई, रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, बट क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। और पांचवी चीज क्या है, उनके साथ में क्या प्रॉब्लम थी, फ्रिक्वेंट सीएनएस साइड इफेक्ट्स थे, लेकिन इनके फ्रिक्वेंट सीएनएस साइड इफेक्ट्स इतने नहीं होते जितने नेलिडिक्सिक एसिड के थे, ठीक है। अब अपन आते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो कैसे अपन ने क्लासिफाई किया है फ्लोरोक्विनोलॉन्स को, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ऐसे फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो अपन टॉपिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन के लिए अपन एक न्यूमोनिक यूज करते हैं, एंड दैट न्यूमोनिक इज एनओसी। एनओसी नाम सुना आपने, कभी गाड़ी ली है अपन ने, अगर लोन चल रहा हो उस पे, या कोई भी अपन किसी घर पे लोन चल रहा हो तो बैंक वाले अपने को एनओसी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पता है। एन फॉर नॉरफ्लॉक्सासिन, ओ फॉर ऑफ्लॉक्सासिन, सी फॉर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसी एक ड्रग और है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सी ड्रग होंगी, आपको एक न्यूमोनिक याद रखना है, एंड दैट न्यूमोनिक इज एनओसी, एन फॉर नॉरफ्लॉक्सासिन, ओ फॉर ऑफ्लॉक्सासिन, एंड सी फॉर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लोरोक्विनोलॉन, इसलिए आपको आना चाहिए, भूलना नहीं है ड्रग्स। यस यू, खड़े हो जाओ, तुम बाहर चले जाओ, जिसने मोबाइल ले रखा है, यस तुम, हाँ तुम ही, बाहर चले जाओ जल्दी, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, दोबारा नहीं बोलूंगा, जल्दी चले जाओ। दूसरी चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हो गई कौन सी अपने पास, फर्स्ट जनरेशन। अब हुई जो अपन टॉपिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए अपन न्यूमोनिक क्या यूज कर सकते हैं, नो बॉयफ्रेंड, नो बीएफ, ठीक है, नो बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्ल्स को पढ़ाई करनी है, नो बॉयफ्रेंड, ठीक है। एन फॉर लिखा हुआ है यहाँ पे, नाडेफ्लॉक्सासिन, बी फॉर बेसिफ्लॉक्सासिन, एफ फॉर फिनाफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये तीनों ड्रग इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये तीनों ड्रग इंपॉर्टेंट हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको कि इनको अपन कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो फिनाफ्लॉक्सासिन को अपन कहाँ यूज करते हैं, कौन से इन्फेक्शन में, ईआर इन्फेक्शन में, ठीक है।
नाडिफ्लॉक्सासिन अपन कहाँ यूज करेंगे? स्किन इन्फेक्शन में, ठीक है। और कौन सी बच गई? B4 बेसिफ्लॉक्सासिन, इसको अपन कहाँ यूज करेंगे? ओक्यूलर इन्फेक्शन में, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। इनका न्यूमोनिक क्या हुआ जिनको अपन टॉपिकली यूज कर रहे हैं, याद रहेगा? रटनी नहीं है, ऐसे रटोगे तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, ठीक है। अब अपने पास कौन सी बची? सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन के लिए अपन क्या न्यूमोनिक यूज करेंगे, ठीक है। तो LLB के बाद में क्या आता है? अगर LLB के बाद में अपन करते हैं तो क्या आता है? LLM। LLB के बाद में क्या आता है? MBBS के बाद में क्या आता है? MDMS, ठीक है। तो LLB के बाद में क्या आता है? LLM। L से क्या होगा? लिवोफ्लॉक्सासिन। दूसरे L से क्या होगा? लोमेफ्लॉक्सासिन। M से क्या होगा? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। और डबल B से क्या होगा? डबल G से क्या होगा? गैटिफ्लॉक्सासिन। और एक G से और क्या है? जेमिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। और इसमें अपन स्पारफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन भी प्रोलीफ्लॉक्सासिन भी अपन ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और जो टॉपिकली फ्लोरोक्विनोलॉन्स अपन यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या होगा? NOC, याद रहेगा, रटना नहीं है। NOC, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसी एक ड्रग और है, दैट इज पीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सेकंड जनरेशन की अपन बात करें तो कौन सी होंगी? LLM एंड GG, ठीक है। L4 लिवो, L4 लोमे, M4 मॉक्सी, और G4 गेटी, G4 जेमी, ठीक है। ये याद रहेगा। और जो टॉपिकली अपन यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, याद रहेगा? यहां तक कोई इश्यू नहीं है किसी को? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशन एग्जाम में आता है आपको लिखने, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होता है। फर्स्ट जनरेशन होना है, फर्स्ट जनरेशन कौन सी है और सेकंड जनरेशन कौन सी है, ठीक है। अब अपन आते हैं इनके स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव हो सकती हैं, बताओ? वेरी गुड, किसने बोला? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। बट ये किसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं? ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं, ठीक है। और ये एनारॉब्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं, ठीक है। क्विनोलॉन्स किसके अगेंस्ट इफेक्टिव थी? सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, ठीक है। बट फ्लोरोक्विनोलॉन्स किसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं? ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट तो है ही हैं, साथ में किसके अगेंस्ट भी हैं? ग्राम पॉजिटिव एंड एनारॉब्स, ठीक है। तो अब जैसे रेगुलरली सलमान खान की मूवी फ्लॉप हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है अभी? किस पे आ रहा है रिसेंटली? बिग बॉस पे। और बिग बॉस किस पे आता है? कलर्स पे नहीं, टीवी पे, ठीक है। एक अपन बोलते हैं क्या, एक सेकेंड, हाँ राम हंसो, बट बात नहीं करनी है, ठीक है। टीवी पे आता है, ठीक है। देखो, दो अपन बोलते हैं ना, एक फिल्म एक टीवी, आती दोनों ही टीवी पे हैं। लेकिन जो सीरियल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? टीवी। और फिल्म्स होती हैं उनको अपन फिल्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो सलमान खान अभी किस पे आ रहा है? टीवी पे आ रहा है। तो अपने को न्यूमोनिक इसका याद रखना है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स किसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, और इनका न्यूमोनिक क्या होगा? फ्लॉप। पहली चीज, फ्लॉप सलमान खान इन टीवी। न्यूमोनिक क्या लिखना है? फ्लॉप सलमान खान इन टीवी, ठीक है। फ्लॉप का क्या मतलब हो गया? आपको नाम से ही पता चल रहा है किसका स्पेक्ट्रम है ये? फ्लोरोक्विनोलॉन्स का। किसका स्पेक्ट्रम है? फ्लोरोक्विनोलॉन्स का। सलमान से कौन कौन से बैक्टीरिया आपको याद आ रहे हैं? याद करो। साल्मोनेला, वेरी गुड। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वेरी गुड। और सीजेला, ठीक है। तो तीन बैक्टीरिया कौन कौन से हुए? पहली चीज साल्मोनेला, सेकंड वन इज सीजेला, थर्ड वन इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट इज खान। खान से आपको के से कौन सा बैक्टीरिया याद आ रहा है? क्लेबसेला, वेरी गुड, खुद बता रहे हो, ठीक। क्या पता चल रहा है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गई। टीबी हो गया तुम्हारा टॉपिक? नहीं हुआ, ठीक है। तो टीबी से आपको क्या पता चल रहा है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी से क्या हुआ? किसकी वजह से होता है टीबी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी का क्या मतलब हुआ? टीबी, ठीक है।
और कौन कौन से रह गए? E4 क्या हुआ? एंटीरोबैक्टर एंड ई कोलाई। और किसके अगेंस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं? ये दो एच से जो स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से स्टार्ट होते हैं एच से? H1, विच वन? H जो अपन पेप्टिक अल्सर में भी पढ़ा था, H पाइलोरी, और दूसरा H से क्या होगा? H इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तो इनका स्पेक्ट्रम की बात करें तो किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव हुए फ्लोरोक्विनोलॉन्स? साल्मोनेला, सीजेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लैबसेला, ई कोलाई, एंटीरोबैक्टर, के से क्लैबसेला हो गया। और टीबी का क्या मतलब हुआ? टीबी का क्या मतलब हुआ? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। और किसके अगेंस्ट? अगर पेप्टिक अल्सर की बात करें तो कौन सा हुआ? एच पाइलोरी। और दूसरा कौन सा रह गया? एच इन्फ्लुएंजी। और विब्रियो कोलोरी के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, ये सब चीज़ें हैं बुक में, आप ये चाहोगे मैं बुक से जाके रट लूँगा तो सब चीज़ें वहाँ दी गई हैं। ठीक है, बट क्लास में आए हो तो आपको याद रहनी चाहिए। अब अगर आपसे क्लास से बाहर निकलते ही स्पेक्ट्रम पूछा जाए तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? ठीक है, अब ये होगी बात स्पेक्ट्रम की। अब किस पे आते हैं? इनके यूजेस पे, कहाँ यूज कर सकते हैं अपन इनको? तो इनके लिए जो न्यूमोनिक है वो क्या है? वो है DU इज स्मार्ट। व्हाट इज DU? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो न्यूमोनिक क्या होगा? DU इज स्मार्ट। D4 क्या हो सकता है आपके अनुसार? अभी जो अपन ने क्लास स्टार्ट की थी तो आप लोगों ने ही बताया था, डायरिया, विच डायरिया? इन्फेक्टिव डायरिया। U4 UTI, वेरी गुड, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। H4 S4 क्या हो सकता है? सोचो। वेरी गुड, कौन बोल रहा है? वेरी गुड, जो बोल रहे हो। STDs, विच वन? STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज गोनोरिया, सेकंड वन इज कैंक्रोइड, थर्ड वन इज क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो एस से कौन कौन सी डिजीज हुई? फर्स्ट वन इज S4 क्या हुआ? STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। एस से, ठीक है, तो कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड को ये ट्रीट करता है? पहली चीज गोनोरिया, दूसरी चीज कैंक्रोइड, तीसरी चीज कौन सी? क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस। ठीक है, एम से क्या हो सकता है? एम से क्या हो सकता है? मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शंस। और मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन कौन सा होता है? मेनिंजाइटिस, वेरी गुड। A4 क्या हो सकता है? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। A4, जिसने बोला सही बोला है। एंथ्रेक्स, वेरी गुड। तो एंथ्रेक्स में ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं वो क्या है? प्रीफर्ड ड्रग हैं। क्या है? प्रीफर्ड ड्रग। आर से क्या हो सकता है? अगर कॉन्सेंट्रेट की बात करें कौन सा हो सकता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ठीक है, और टी से क्या हो सकता है? टाइफॉइड और एंट्रिक फीवर। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो अगर आपसे यूजेज पूछा जाए किसके? फ्लोरोक्विनोलॉन्स के, तो न्यूमोनिक क्या हुआ? DU इज स्मार्ट। D4 डायरिया, U4 UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, S4 STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, कौन कौन सी? गोनोरिया, कैंक्रोइड एंड क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। T4, नहीं सॉरी, M4 मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन, कौन सा? मेनिंजाइटिस। ठीक है, A4 एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में क्या है? प्रीफर्ड ड्रग है। ठीक है, R4 रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड विच वन? लास्ट कौन सा रह गया? टाइफाइड, या जिसको अपन एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है एंट्रिक फीवर के लिए? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो अगर आपसे इनके यूजेस पूछे जाएं तो बता सकते हो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं अपन एडवर्स फैक्ट्स पे। ठीक है, तो क्या क्या एडवर्स फैक्ट्स हो सकते हैं इनके? पहली चीज, अगर अपन GIT की बात करें तो क्या हो सकता है? GI एडवर्स फैक्ट्स क्या? अपन सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। अगर GI एडवर्स फैक्ट्स की बात करें तो क्या क्या हो सकती हैं जो मोस्ट कॉमन है? वेरी गुड, सही बोल रहे हो। नोजिया पहली चीज। GIT का जैसे ही नाम आता है आपको सबसे पहले क्या बोलना है? नोजिया, वोमिटिंग तो है ही GIT से। ठीक है, और क्या हो सकता है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इनकी जो क्या है वॉल्यूम ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? फ्लोरोक्विनोलॉन्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है। और किसी भी ड्रग का अगर
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और अगर कोई भी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, सीएनएस साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो क्या क्या सीएनएस साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? वेरी गुड, डिजीनेस और हेडेक, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो सकता है, मूड चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो दो एडवर्स इफेक्ट हो गए। तीसरी चीज इनके साथ में क्या हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं, लाइक रेसेज वगैरह। बट जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है इनका, दैट इज फोटोटॉक्सिसिटी। क्या है? फोटोटॉक्सिसिटी। और जो सबसे ज्यादा फोटोटॉक्सिसिटी होती है फ्लोरोक्विनोलॉन्स में, वो किसके साथ में होती है, स्पारफ्लॉक्सासिन में। क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है, विच इज मोस्ट फोटोटॉक्सिक फ्लोरोक्विनोलॉन, एंड द आंसर इज विच वन, स्पारफ्लॉक्सासिन। और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इनके, और क्या करते हैं ये, क्यूटी प्रोलोंगेशन करते हैं। अगर कोई भी ड्रग क्यूटी प्रोलोंगेशन कर रही है तो किस कंडीशन में अपने को यूज नहीं करनी है, अरिदमिया में। ठीक है, तो अगर एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या हुए, पहली चीज जीआईटी, क्या क्या हुआ, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो ये क्या करेंगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। और अगर कोई भी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, सीएनएस साइड इफेक्ट्स होंगे। और अगर सीएनएस साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या करती हैं ये, फोटोसेंसिटिविटी करती हैं। और जो इंपॉर्टेंट इनका एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, फोटोटॉक्सिटी। सबसे ज्यादा फोटोटॉक्सिक जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है वो कौन सा है, स्पारफ्लॉक्सासिन। और क्या करती हैं ये, क्यूटी प्रोलोंगेशन करती हैं, इसलिए अपने को कहाँ यूज नहीं करनी है, एरिदमिया में यूज नहीं करनी है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आते हैं इनके इंटरेक्शंस पे, क्या क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स के, क्या क्या हो सकते हैं आपके अनुसार, किसके साथ नहीं देनी है ये ड्रग्स, वारफेरिन और थियोफाइलिन्स के साथ में ये ड्रग अपने को नहीं देनी है, क्योंकि ये क्या करती हैं, दे आर एंजाइम इनिबिटर। और कोई भी ड्रग अगर एंजाइम इनिबिटर है तो वो क्या करेगी, उनका मेटाबॉलिज्म होने नहीं देगी। तो क्या हो सकता है, वारफेरिन और थियोफाइलिन टॉक्सिटी हो सकती है। ठीक है, क्या होगा, वारफेरिन और थियोफाइलिन टॉक्सिटी हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज किसके साथ में नहीं देनी है इन ड्रग्स को अपने को, एंटासिड्स के साथ में नहीं देनी है। किसके साथ में, एंटासिड्स के साथ में। और किसके साथ में, आयरन के साथ में इन ड्रग्स को अपने को नहीं देनी है। ठीक है, तो इंटरेक्शंस क्या क्या हुए, जो इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, पहली चीज किसके साथ में हो सकता है, वारफेरिन एंड थियोफाइलिन के साथ में। क्या इंटरेक्शन होता है वारफेरिन एंड, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आएगा उसमें पूछा जाएगा ये, कोई भी ड्रग फ्लोरोक्विनोलॉन्स के साथ में अगर वारफेरिन और थियोफाइलिन दे रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये ड्रग्स क्या होती हैं, एंजाइम इनिबिटर होती हैं। और एंजाइम इनिबिटर होने की वजह से ये क्या नहीं होने देंगी, उन ड्रग्स को मेटाबोलाइज नहीं होने देंगी, और उसकी वजह से क्या होगी, इन ड्रग्स की टॉक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज किसके साथ में नहीं देनी है अपने को, एंटासिड्स के साथ में और आयरन के साथ में नहीं देनी है। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। तो क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स के, बताओ। 9:45 तक होती है क्लास या 10 बजे तक, 10 बजे तक, 9:45, ठीक है। तो अब सॉरी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर रहे थे, क्या क्या हो सकते हैं, किसमें, हाँ वेरी गुड, किसमें नहीं देनी है, पहली चीज ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है तो अपने को अरिदमिया में फ्लोरोक्विनोलॉन्स नहीं देने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या है, कि 18 साल से छोटे बच्चों को अपने को फ्लोरोक्विनोलॉन्स नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं, 18 साल से छोटे बच्चों को अगर अपन फ्लोरोक्विनोलॉन देंगे, देन व्हाट विल हैपन, ये क्या करती हैं, कार्टिलेज डैमेज करती हैं। ठीक है, क्या करेंगी, कार्टिलेज डैमेज। और किसको नहीं देनी है, प्रेगनेंसी में अपने को फ्लोरोक्विनोलॉन्स को अवॉइड करना है। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो क्या क्या हुआ, पहली चीज अरिदमिया, क्यों, सिर्फ अरिदमिया नहीं बोलना है। ठीक है, एग्जाम में लिख दोगे ठीक है, बट एक्सटर्नल पूछेगा क्यों नहीं दोगे अरिदमिया में, क्यों नहीं दोगे, क्यूटी प्रोलोंगेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर अरिदमिया नाम लिया जाता है तो अरिदमिया से आप क्या समझते हो, अगर आपसे एकदम से कोई पूछे, मान लो आप कहीं गए हो, घर पे गए हो, आपके कोई नेबर्स हैं, वो पूछें कि अरिदमिया का मतलब क्या होता है, तो क्या मतलब हुआ अरिदमिया का,
उसको आप जो अपन किताब में पढ़ते हैं वैसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप सिंपल भाषा में समझाओगे कि एरिथमिया होता क्या है, तो क्या बताओगे? द हार्ट इज बीटिंग या तो टू फास्ट या टू स्लो, तो वो क्या होता है? दैट इज अरिथमिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है? फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या है, उनका स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम के लिए आपको न्यूमोनिक पता है। ठीक है, उनके यूजेस क्या है, उनके एडवर्स फैक्ट्स क्या है, और क्या रह गया? उनके इंट्रैक्शंस क्या क्या हैं, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है वो कौन सा है अपना? दैट इज कौन सा रह गया? सब कुछ डिस्कस कर लिया अपन ने, क्या रह गया अब? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनकी बड़ी सिंपल सी है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ याद रखना है। तो मैकेनिज्म कैसे होगी, कैसे ये एक्ट करेंगे? ये दो मैकेनिज्म होती हैं इनकी, किन को इनहिबिट करती हैं? एक एंजाइम होता है डीएनए जाइरेज, और एक दूसरा होता है टोपोआइसोमरेज 4। Fluoroquinolones act by inhibiting two enzymes. The first one is DNA gyrase and the second one is topoisomerase 4. अब अपन ने ये तो बोल दिया कि ये दो एंजाइम को इनहिबिट करेंगे बैक्टीरिया में, तो क्या होगा? बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, बट ये दोनों बैक्टीरिया में करते क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डीएनए जाइरेज और टोपोआइसोमरेज 4 बैक्टीरिया में करते, ऐसा क्या करते हैं कि उनको इनहिबिट करने से क्या होगा आगे? जो क्या है कि बैक्टीरिया क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो क्या करेंगे डीएनए जाइरेज और टोपोआइसोमरेज 4 क्या करते हैं? सोचो। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या होता है? डीएनए जाइरेज के दो सब यूनिट होते हैं। सब यूनिट कौन कौन से? ए एंड बी। फ्लोरोक्विनोलोन क्या करेगा? ए सब यूनिट पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया का, इनके डीएनए जाइरेज का? वो क्या होता है कि बैक्टीरिया में पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग चलती रहती है। क्या चलती रहती है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। जो डीएनए जाइरेज है वो क्या करता है? वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है। उसकी वजह से क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होने की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया? डीएनए जाइरेज को अपन ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है बैक्टीरिया में, बट जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या है? वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होना जरूरी है, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नहीं होगी तो क्या होगा? डैमेज डीएनए बनेगा, और डैमेज डीएनए होगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। और ये जो मैकेनिज्म है वो कौन से बैक्टीरिया के लिए है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। कौन से वन के लिए? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ये मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड व्हाट इज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, तो क्या कभी पतंग उड़ाया? पतंग उड़ाया? अपन ने डोर नीचे छत पे पटक दी, और उसको अपन एकदम से वो चढ़ाने लग गए और एकदम से वो उलझ गई। ठीक है, उसको अपन खींचते जाएंगे तो एक लास्ट स्टेज पे क्या होगा? वो इकट्ठी हो जाएगी। वो इकट्ठी हो जाएगी तो अपने किसी काम की रहेगी क्या? काम की रहेगी क्या अपने? नहीं रहेगी। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको सुलझाना पड़ेगा। देखो हंसना नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? सुलझाना पड़ेगा, तभी अपने काम आएगी। तो वो सुलझाने वाला काम कौन करता है? डीएनए जाइरेज करता है, और उसको अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? डीएनए डैमेज डीएनए का फॉर्मेशन होगा, और डैमेज डीएनए होने की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैकेनिज्म हुई किसकी? फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब टोपोआइसोमरेज 4 क्या करता है? टोपोआइसोमरेज क्या कर 4 क्या करेगा? जो मदर सेल से जो दो डॉटर सेल बनी है, ठीक है, उनको अलग अलग करने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज 4 करता है। मान लो मदर सेल से दो डॉटर सेल बन गई, वो दो डॉटर सेल से ही तो आगे सेल्स बनेंगी, बट उनको डिवाइड करने के लिए अपने को क्या चाहिए? टोपोआइसोमरेज 4 चाहिए। टोपोआइसोमरेज मदर सेल से दो डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है, बट अपन ने क्या किया है? टोपोआइसोमरेज को 4 को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? वो उनको डिवाइड नहीं कर पाएगा, और डिवाइड नहीं कर पाएगा तो आगे क्या होगा? आगे बढ़ नहीं पाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये किसके लिए मैकेनिज्म है? दैट इज फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो मैकेनिज्म की बात करें तो कैसे एक्ट करती हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स?
डीएनए जाइरेज को इनहिबिट करती हैं और किसको इनहिबिट करेंगे, टोपोआइसोमरेज 4 को। ये डीएनए जाइरेज क्या करता है, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग करता है, ठीक है। किस डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये क्या करेगा, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग करता है। बट अब अगर अपन ने डीएनए जाइरेज को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग नहीं होगी बैक्टीरिया में, सिर्फ पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग चलती रहेगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए बनेगा वो क्या होगा, डैमेज्ड होगा और उसकी वजह से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये मैकेनिज्म किसके लिए है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। अगर अपन ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये कैसे हो गया, टोपोआइसोमरेज 4 को अपन इनहिबिट करते हैं तो ये क्या करेगा, जो मदर सेल है उसको क्या किस में डिवाइड करता है, डॉटर सेल में। और अगर अपन ने इसको ब्लॉक कर दिया है तो मदर सेल किस में डिवाइड नहीं होगी, डॉटर सेल में, ठीक है। तो ये दोनों मैकेनिज्म है, वो किसके लिए थी, ग्राम नेगेटिव के लिए। टोपोआइसोमरेज इनहिबिशन की वजह से क्या होगी, ग्राम पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अपन डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो इंडिविजुअल ड्रग्स हैं। अगर अपन काइनेटिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोएबिलिटी किसकी होती है, ऑफ्लॉक्सासिन या पीफ्लॉक्सासिन। कितनी होती है, 95%। कितनी होगी, 95%। और जो सबसे ज़्यादा टी हाफ है फर्स्ट जनरेशन में वो किसका होता है, पीफ्लॉक्सासिन का। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो बायोएबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लिवोफ्लॉक्सासिन की। कितनी होती है, 99% होती है। और सबसे ज़्यादा जो टी हाफ होता है वो किसका होता है, स्पारफ्लॉक्सासिन का, ठीक है। तो स्पारफ्लॉक्सासिन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा फोटोटॉक्सिक और सबसे ज्यादा टी हाफ अगर किसी फ्लोरोक्विनोलोन का होता है तो वो कौन सी ड्रग का होता है, स्पारफ्लॉक्सासिन का। एक इंपॉर्टेंट इसमें था, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेटिफ्लॉक्सासिन को विड्रॉ क्यों किया गया, ठीक है। गेटिफ्लॉक्सासिन को इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लिख लो, गेटिफ्लॉक्सासिन को मार्केट से विड्रॉ क्यों किया गया। उसके लिए दो रीजन थे, ठीक है। अगर किसी डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को अपन गेटिफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं तो वो उसमें क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है। पहली चीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं इसके। अगर अपन किसी डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को गेटिफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं तो उसमें क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है। बट अगर वही डायबिटीज मेलाइटिस वाला पेशेंट किस पे है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे है और उसको अपन ने गेटिफ्लॉक्सासिन दे दिया तो उस पेशेंट में वो क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अलग अलग हैं। गेटिफ्लॉक्सासिन को क्यों विड्रॉ किया गया, पहली चीज, अगर कोई डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट को अपन गेटिफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं तो उसमें वो हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। बट अगर वही पेशेंट ओरल किस पे है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे है तो उनमें क्या करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। कुछ कंट्रीज में लोमेफ्लॉक्सासिन को भी विड्रॉ किया गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूटी प्रोलोंगेशन कर रहा था, इसलिए कुछ कंट्रीज में लोमेफ्लॉक्सासिन को भी विड्रॉ कर लिया गया है। यूजेज अगर इंपॉर्टेंट है, ये यूजेज आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले अगर अपन ऐसे देखें बॉडी स्ट्रक्चर, ऊपर से चलें तो सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है आपको, आंखें। यूजेज की बात करें तो आंखों में ओक्यूलर इन्फेक्शंस में यूज कर सकते हैं। नीचे आए तो अगर यहाँ है चेस्ट पे तो दिख रहा ना यार, इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में यूज कर सकते हैं। और किस में यूज कर सकते हैं, टीबी किससे रिलेटेड होता है, लंग से ही रिलेटेड है टीबी, तो किसमें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। अगर और नीचे चलें तो पेट में किसके लिए, डायरिया के लिए अपन यूज कर सकते हैं। और नीचे जाएं तो अपन यूटीआई के लिए यूज कर सकते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए अपन यूज इनको कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली आपने ड्रग नॉरफ्लॉक्सासिन सुनी होगी, ठीक है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन का जो अगर थेरेपेटिक कंसंट्रेशन की बात करें तो इनका सब ऑप्टिमल थेरेपेटिक कंसंट्रेशन होती है। और अपन कहाँ यूज कर सकते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन को, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कर सकते हैं, गोनोरिया में कर सकते हैं, और जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है किसमें, इन्फेक्टिव डायरिया में अपन इनको यूज कर सकते हैं। ये याद रखना है, इनमें जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो कौन सी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन,
ठीक है, याद रखना है फ्लोरोक्विनोलॉन्स में जो प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन के लिए आपको याद रखना है किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है ये, टीबी एंड लेप्रेसी। लोमेफ्लॉक्सासिन का एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताया था, ये क्या कर रहा था, क्यूटी प्रोलोंगेशन कर रहा है, इसके लिए भी काफी कंट्रीज में इसको विड्रॉ कर लिया गया है। स्पार्फ्लॉक्सासिन के लिए दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, लॉन्गेस्ट टी हाफ एंड मोस्ट फोटोटॉक्सिक। लियोफ्लॉक्सासिन मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है, तो ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है और ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है और ये एनारेब्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होती है। गेटिफ्लॉक्सासिन को अपन जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो अपन ने डिस्कस कर ही चुके हैं। डायबिटीज मेलाइटस वाले में क्या करेगी ये, अगर वो ओरल एंटी डायबिटिक्स पे है तो क्या करेगी, उन पे नहीं है तो क्या करेगी। हाँ, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव फ्लोरोक्विनोलॉन्स अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, मोस्ट इफेक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स में कौन सी प्रोड्रग है तो कौन सी है, प्रोलिफ्लॉक्सासिन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूलिफ्लॉक्सासिन में। बालोफ्लॉक्सासिन अपन कहाँ यूज करते हैं, अगर आपने कोई प्रोस्टेटाइटिस का पेशेंट देखा है तो यूजुअली क्या होता है कि प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है कि प्रोस्टेट को जितनी एंटीबायोटिक्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट में जो इफेक्ट आना चाहिए किसका, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का, वो नहीं आ पाता है, इसलिए अपने को क्या इंट्रावीनस डोजेस देनी पड़ती हैं। जो बट अगर अपन ओरल की बात करें तो जो बेलोफ्लॉक्सासिन है उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, इसका प्रोस्टेटिक फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए इसको अपन किस में यूज कर सकते हैं, प्रोस्टेटाइटिस में। फिनाफ्लॉक्सासिन का अपन ने डिस्कस किया ही था शुरू में, टॉपिकल यूजेस में कहाँ यूज करते हैं फिनाफ्लॉक्सासिन को, ईयर इन्फेक्शंस में। और जो अगर लेटेस्ट फ्लोरोक्विनोलॉन्स की बात करें तो वो कौन सी है, नेमा जाबो एंड डेलाफ्लॉक्सासिन है, वो क्या है, वो पाइपलाइन में है, ठीक है। अभी मार्केट में अपन यूजुअली इनको यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं वो ये 3 ड्रग्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे क्वेश्चन आता है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले फ्लोरोक्विनोलॉन होते क्या हैं, ठीक है। तो फ्लोरोक्विनोलॉन का आपको फीचर्स क्या क्या हुए, क्या क्या करते हैं ये, इंपॉर्टेंट क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, किससे, क्विनोलॉन से। दूसरी चीज़ टिश्यू पेनिट्रेशन अच्छा है। तीसरी चीज़ क्या है, थेरेपेटिक कंसंट्रेशन इनकी अच्छी आती है। चौथी चीज़ क्या है, इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंस इज स्लो। फिफ्थ वन इज क्या है, फ्रिक्वेंसी एंड साइड इफेक्ट्स इनके नहीं है। इनकी अगर नेचर की बात करें तो ये क्या है, बैक्टीरिसीडल हैं, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और जो टॉपिकली यूज कर रहे हैं वो आपको पता है, इनके यूजेज आपको पता होना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है, इनका स्पेक्ट्रम क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इनके इंट्रैक्शंस क्या है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडिविजुअल ड्रग्स पे इतना नहीं पूछा जाता आप लोगों से, बट जो एक एक दो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स अपन ने डिस्कस किए हैं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू।